हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, दैट इज सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के क्लासेस को डिटेल में शुरू करने के पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर उसके हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो यही आता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज सी प्रोग्राम या व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जैसे आपने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सी इज ए जनरल पर्पज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज विच कैन आल्सो बी यूज एट लोअर लेवल। क्या मतलब हुआ? पहली चीज़ कि सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो और किस तरह के लैंग्वेज होते हैं? तो बेसिकली जो सबसे पहले लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो होता है वो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज होता है, जिसमें केवल हम जो प्रोग्रामिंग करते थे वो 0 और 1 के फॉर्म में करते थे। डेफिनेटली वो प्रोग्राम लिखना काफ़ी मुश्किल होता था और लिखे हुए प्रोग्राम को समझना और ज़्यादा मुश्किल होता था। अच्छी चीज़ उसमें केवल एक चीज़ होती थी कि वो लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज थी, तो वो सीधे सीधे मशीन को समझ में आ जाती थी। थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आया जिसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग 0 1 वी यूज सम कोड्स। कुछ कोड का यूज किया जाने लगा प्रोग्राम्स में और उन कोड को हम क्या करते थे? निमोनिक्स कहते थे। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा गया। और ये असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को सीधे सीधे समझ में नहीं आता था, सो नीड ए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो ट्रांसलेटर यहाँ पे हम लोग यूज करते थे उस ट्रांसलेटर को असेंबलर कहते थे। फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ और हाई लेवल लैंग्वेज पिक्चर में आया, जिसमें कहा गया कि सिंपल इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा और प्रोग्राम को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी कि वो मशीन डिपेंडेंट होते थे। एक तरह के मशीन पर डेवलप किया हुआ प्रोग्राम दूसरे तरह के मशीन पर रन नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करता था। तो इसमें प्रॉब्लम होती थी। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन करना था कि जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएँ दैट मस्ट बी मशीन इंडिपेंडेंट। और इसी चीज़ को बाद में कहा गया कि प्रोग्रामिंग का जो नेचर होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसमें प्रॉपर्टी होता है पोर्टेबल। तो कोई भी प्रोग्राम पोर्टेबल तभी कहा जाएगा जब हम उसको किसी भी मशीन पे आसानी से विदाउट एनी चेंज या थोड़े बहुत चेंज करके उसको रन कराया जा सके। तो ऐसे प्रोग्राम को हम पोर्टेबल कहते हैं और सी पोर्टेबल होता है। फिर इसमें आपने लिखा हुआ है कि दिस फीचर ऑफ सी हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन यूजर एंड मशीन। सी को लो लेवल लैंग्वेज की तरह से भी यूज किया जा सकता है। इससे जो यूजर और मशीन के बीच में जो एक गैप होता है उसको ये मिनिमाइज करता है। और हाई लेवल लैंग्वेज की तरह तो सी यूज करते ही करते हैं, हम लो लेवल लैंग्वेज की तरह से भी यूज करते हैं। और उससे जो लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, हार्डवेयर से प्रॉपर इंटरेक्शन है, वो सी के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। और इसीलिए सी को हाई लेवल लैंग्वेज न कह के कभी कभी मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के बीच के प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। फीचर्स ऑफ सी में आपने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, स्पीड है, जनरल पर्पज है। तो जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे फोर्ट्रान है, फार्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होता है, ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। कोवोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको हम उस जगह पे यूज करते थे जहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह से हर लैंग्वेज में हम ये देखेंगे कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है, जबकि सी के साथ ऐसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। सी को हम कहते हैं इट इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि इसको हम किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, चाहे हम सिस्टम प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम हो। सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में कोई भी कमर्शियल एप्लीकेशन डेवलप करना है, एम्बेडेड सिस्टम जहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज भी पिक्चर में आता है कि कोई मशीन का इंटीग्रेशन करना हो, तो सी में हम सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। सी में लिखे हुए प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है और लैंग्वेज के कंपैरिजन में फास्ट होता है, तो ये भी सी का एक एडवांटेज होता है। तो इस तरह से अगर आपसे सी के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, तो आप अच्छी तरह से आप बता सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आप पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स होंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बाकी चीज़ें जैसे जैसे प्रोग्राम्स में हमारे सामने आते जाएंगी हम उसको डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। क्योंकि अभी सारी चीज़ें अगर हम लोग केवल डिस्कस ही करेंगे और
उसको सी के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन अभी अगर नहीं कर रहे हैं तो वो समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बेटर ये होगा कि जैसे जैसे प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे, जो चीज़ हमारे सामने आएगी उसको उसी समय डिस्कस किया जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। कुछ चीज़ें सामने आपको दिखाई दे रही हैं। कीवर्ड, कीवर्ड कहा जाता है कि कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड दैट हैव स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज। मतलब ये ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड हैं जिनका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, स्पेसिफिक मीनिंग है सी के अंदर, और जिस चीज़ के लिए ये डिफाइन किए गए हैं ये उसी चीज़ के लिए यूज किए जाएंगे, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग, जैसे आजकल जितने भी लैंग्वेज जिसको मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज आर केस सेंसिटिव, सी भी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ इसमें स्मॉल लेटर में कहा गया होगा लिखने के लिए वो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे, जिसको लोअर केस कहते हैं, और जो चीज़ आपको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कहा गया होगा वो आप कैपिटल में लिखोगे, जिसे हम अपर केस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन स्मॉल लेटर, जैसे जो भी फंक्शन के नेम है, जो भी कीवर्ड्स हैं वो सब स्मॉल लेटर में। कुछ चीज़ें हैं जैसे फाइल, एक आपको वेरिएबल मिलेगा, फाइल एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम कैपिटल में लिखते हैं, नल को हम कैपिटल में लिखते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मिलेंगी जिन्हें हम कैपिटल में लिखते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ों को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम जो है वो हम जिस तरह से चाहे उस तरह से लिख सकें। अगर हमने कैपिटल लिया हुआ है, अपर केस लिया हुआ है, तो जहाँ भी उसे यूज करेंगे हम अपर केस ही यूज करना पड़ेगा। अगर हमने लोअर केस लिया हुआ तो हम लोअर केस यूज करेंगे। आइडेंटिफायर एग्जैक्टली होता क्या है? आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई वर्ड से बना है। आइडेंटिफाई कराना मतलब जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए एक नाम दिया गया है, तो ठीक इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, दैट मस्ट बी गिवन ए नेम। उसको एक नाम देना पड़ेगा जिससे उसको हम आइडेंटिफाई करा सकें, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। और डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कराने के लिए नाम दे रहे हैं तो वो यूनिक होना चाहिए, दो चीज़ों का नाम एक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वो यूनिक होगा। तो नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। फिर रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर लिखने का जो तरीका है उसमें जो बेसिक रूल है वो यही है कि चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल हो, अल्फ़ाबेट और डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, और साथ में स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि द फर्स्ट कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर होगा वो या तो कोई अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, डिजिट नहीं होगा। और सिंगल वर्ड का हम लेंगे, जैसे दो वर्ड बीच में स्पेस दे के नहीं लेंगे। अगर दो वर्ड का हमें कोई नाम बनाना है तो उसके बीच में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। लेंथ के लिए कुछ वर्जन में लेंथ के लिए रूल है, कुछ में नहीं है। ठीक है, तो जैसा लैंग्वेज आप यूज करते हो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको देख। अब डेटा टाइप, डेटा टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है कि इट इज़ ए स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि जितने भी वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर आएंगे, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के अंदर आएंगे, दैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड। उनको एक वैलिड डेटा टाइप आपको अलॉट करना है, मतलब उसका एक डेटा टाइप होना चाहिए। डेटा टाइप एग्जैक्टली होता क्या है? इट डिफाइन द एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ इट। जिस वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया हुआ है उस वेरिएबल के एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। और एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टीज। और कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है? जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है उस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे और वो किस तरह का ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा, ये सारा कुछ डेटा टाइप से कंट्रोल होता है। और डेटा टाइप जब हम डिफाइन करते हैं तो ये भी हमें पता चल जाता है कि ये वेरिएबल अब मेमोरी में कितना जगह लेगा। सपोज हमने एक डिक्लेरेशन दिया INT, इंट कॉमा इंट ए। तो इंट ए लिखने का मतलब, डिक्लेरेशन में अगर हम इंट ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ए इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। और इसका मतलब हो गया कि ए में कोई भी वैल्यू स्टोर हो, लेकिन ए जब भी मेमोरी में जाएगा तो वो 2 बाइट का जगह लेगा, क्योंकि इंटीजर की मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? 2 बाइट होती है। कैर की मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सिंगल बाइट होती है। फ्लोट की 4 बाइट होती है, डबल की 8 बाइट होती है। तो इस तरह से जितने भी डेटा टाइप, और भी बहुत सारे डेटा टाइप है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। स्ट्रिंग के लिए हम, स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं होता लेकिन कन्वर्जन कैरेक्टर हम यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो ये जो कुछ भी हम लोग ऑक्टल यूज करते हैं, तो जो कुछ भी हम लोग यूज करेंगे वो डेटा टाइप से डिफाइन होगा कि उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं A+B, तो A+B में A और B को हम ऑपरेंड कहते हैं, और प्लस क्या है? वहाँ पे ऑपरेटर है, A और B के बीच में अप्लाई होता है और जो भी रिजल्ट आता है देता है।
ऑपरेटर में सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, जिसमें 5 ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, स्लैश, स्टार और परसेंट। ये चारों आप फेमिलियर हो, जो ऑपरेटर आप यूज़ करते हो वही है। परसेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है? परसेंट यहाँ परसेंटेज से नहीं है, इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। और जैसे ये हमने लिखा हुआ है r इक्वल टू 20% 3, इट मीन्स 20 इज डिवाइडेड बाई 3 एंड रिमाइंडर विल बी ट्रांसफर टू r। तो 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से दो ऑपरेटर होते हैं एग्जैक्टली। ऑपरेटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। टर्नरी भी होता है, मेनली दो कैटेगरी है, बाइनरी और यूनरी। बाइनरी ऑपरेटर उसे कहते हैं जो जिसके लिए मिनिमम जो दो ऑपरेंड के बीच में काम करता है उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनके लिए कितने ऑपरेंड चाहिए? दो ऑपरेंड यूज करो और एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, साइज ऑफ है, ये सब ऐसे ऑपरेटर हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, तो इनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर क्या हो गया कि ऐसे ऑपरेटर हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू वैल्यू। माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है। जैसे माइनस ए की वैल्यू 5 है तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। ए की वैल्यू -5 है तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये भी यूनरी ऑपरेटर है। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ये जिस वेरिएबल जैसे प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, माइनस माइनस ए क्या करेगा? ए की वैल्यू को 1 घटा देगा। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। जब दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट जो आपको देंगे वो ट्रू या फॉल्स में देंगे। और सी के केस में ट्रू के लिए हम लोग फॉल्स के लिए 0 यूज करते हैं और ट्रू के लिए जब डिस्प्ले कराते हैं तो 1 यूज करता है। अदरवाइज आप ये समझ के रखो कि 0 का मतलब फॉल्स होता है और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होता है उसका मतलब ट्रू होता है। ये प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ जाएगा। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दिया हुआ है इक्वल। तो इक्वल जैसे ए इक्वल टू 5 आप मैथमेटिक्स में लिखते हो तो उसको ए इक्वल टू 5 पढ़ते हो। सी लैंग्वेज में आप एक दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो यहाँ डबल इक्वल लिखा हुआ है, इसको हम इक्वल टू कहते हैं और ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब ए और 5 के बीच में डबल इक्वल लिखा हुआ है इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ ए विथ 5, और जब कंपेयर करो तो वो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। और जब ए और 5 के बीच में सिंगल इक्वल लगाया हुआ है इसका मतलब इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो 5 है वो ए को असाइन हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो दो कंडीशन के बीच में यूज होते हैं। एंड है, एंड के लिए 2 एम्परसेंट का साइन यूज होता है, और के लिए 2 पाइप का सिंबल यूज होता है, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क। दो कंडीशन के बीच में एंड लगता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, कोई भी एक फॉल्स हो तो फॉल्स मिलेगा। दो कंडीशन के बीच में और लगाते हैं, कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू मिलेगा, जब दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स मिलेगा। और नॉट क्या करता है? कंडीशन का पहले लगाते हैं, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। 5 इक्वल टू 3, तो 5 और 3 के बीच में डबल इक्वल लगा है, इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग 5 विथ 3। और क्या करें? इक्वल, तो इक्वल नहीं है तो क्या देगा? 0 देगा। 5 ग्रेटर देन 3 कंडीशन है, यू आर सेइंग 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड कंडीशन इज ट्रू एंड इट विल रिटर्न 1, मतलब ट्रू। सी इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू 2 है, फिर आप लिख रहे हो कंडीशन में सी इक्वल टू 5, तो सी की वैल्यू 5 है, इसका मतलब 5 इक्वल टू 5 का कंडीशन ट्रू होगा और डी ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स होगा। तो एक ट्रू और एक फॉल्स दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? फॉल्स, मतलब 0 देगा। सी इक्वल टू 5 इक्वलिटी है, कंडीशन ट्रू है, नॉट लगा देंगे तो क्या देगा? 0 देगा। अब इसके बाद लाइब्रेरी फंक्शन पिक्चर में आता है। लाइब्रेरी फंक्शन किसे कहते हैं? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जाता है तो जो डेवलप करने वाले होते हैं उनका पर्पज होता है कि इस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूजर यूज करें। जब वो यूज करेंगे तो उसको परचेज करेंगे, और आप एक यूजर हो तो आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करोगे जिसमें आपको काम करना आसान हो। और जिसमें काम करना आसान हो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंग्वेज में पावरफुल फीचर हो। पावरफुल फीचर आपको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन, जो बहुत सारे कॉमन फंक्शन है जिसको हर प्रोग्रामर को ज़रूरत होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने वाले कहते हैं कि इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले से बना बनाया प्रोग्राम आपको देंगे, और जिस भी आपको जो आपकी फंक्शनलिटी है उससे रिलेटेड आप प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सिंपली बाई कॉलिंग द
प्रोग्राम। और फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या होता है, उसको हम लोग प्रोग्राम कॉल करने का तरीका क्या होता है, उसको फंक्शन कहा जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है। उसी फंक्शन को बाय नेम आप कॉल करते हो। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे फंक्शन कॉल होगा, क्या आर्गुमेंट पास होंगे, और उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो आपके प्रोग्राम के अंदर अटैच हो जाता है। ये सारे प्रोग्राम्स को एक जगह कलेक्शन रखा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है। सबसे कॉमन फंक्शन जो प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं वो दो हैं, स्कैनफ और प्रिंटफ। स्कैनफ हम इनपुट के लिए यूज करते हैं और प्रिंटफ हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। कैसे इनको यूज करते हैं जब हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे तो उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, वो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करना चाहेंगे करते रहेंगे तो हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी। जब वो आएगा उसी समय उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि वो फंक्शन भी वहाँ क्लियर हो जाएगा और कैसे यूज होता है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनको प्रोसीड करेंगे। अब जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, अभी हम प्रोग्राम लिख के भी दिखाएंगे, तो उसके अंदर एक चीज़ आपको जरूर दिखाई देगा, मेन फंक्शन MAIN, और उसके साथ पैरेंथेसिस लगा होगा। किसी भी फंक्शन नाम के आगे देखोगे आपको इस तरह से पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, जिसे आप स्मॉल ब्रैकेट कहते थे, तो पैरेंथेसिस लगा होगा, ये फंक्शन नेम है। तो सी के अंदर कंपलसरी है मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन नोटिफिकेशन होता है कि जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है वो क्या होता है, मेन से ही एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो ये कंपाइलर के लिए नोटिफिकेशन भी होता है। ठीक है, अब हम लोग सी का IDE ओपन करके और उसमें एक दो प्रोग्राम रन करा के इन चीज़ों को चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब ये टर्बो सी का IDE है। टर्बो सी का IDE कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे सी, अगर आप सी का प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो सी का प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको चाहिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए, तो आपको एक एडिटर चाहिए। एडिटर में आप प्रोग्राम टाइप करते हो, लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सेव कर सकते हो, दोबारा ओपन कर सकते हो। और दूसरा आपको कंपाइलर चाहिए या ट्रांसलेटर चाहिए टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। सी के केस में वो क्या होता है, कंपाइलर होता है। अब ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अलग अलग, फोर्ट्रान में ये अलग होता है, जावा में अलग भी होता है और IDE भी आता है। टर्बो सी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। टर्बो सी इज एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या है, एक IDE है जिसमें प्रोग्राम को एडिट करना, प्रोग्राम को क्रिएट करना, प्रोग्राम को सेव करना से रिलेटेड भी फैसिलिटी, और साथ में प्रोग्राम को रन कराने से रिलेटेड फैसिलिटी सारा एक साथ मिलता है। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है फाइल, एडिट और सर्च दिखाई दे रहा है, ये एडिटर के फीचर है। रन और कंपाइल ये कंपाइलर के फीचर है। फिर इधर एडिटर और कंपाइलर दोनों के मिक्स फीचर है। तो अब हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो प्रोग्राम जैसे हम लोग लिखें एक, जैसे मैंने बताया कि पहला फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मेन लिखते हैं। मेन के बाद एक ओपनिंग ब्रेसेज होगा, इसको ओपनिंग ब्रेसेज कहते हैं, और ये क्लोजिंग ब्रेसेज है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेज के अंदर हम प्रोग्राम अपना लिखते हैं। लिखना है printf ये एक लाइन हमने लिख दिया, मेन प्रिंटफ हेलो फ्रेंड्स दिस इज फाउंडेशन। ठीक है, अब प्रिंटफ फंक्शन का क्या यूज होता है पहले आप यहीं पे समझ लीजिए। प्रिंटफ फंक्शन दो तरह से यूज होगा। पर्पज क्या है, ये आउटपुट के लिए फंक्शन होता है। जो कुछ भी आउटपुट आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो उसके लिए और भी फंक्शंस हैं, लेकिन अभी हम जिसको यूज कर रहे हैं केवल उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन के साथ ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है और इसके अंदर ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट कहते हैं। तो ये दो तरह से यूज होता है। एक तो होगा कि सिंपल एक स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर दें, तो जो स्ट्रिंग इसके अंदर पास करेंगे, और जब भी स्ट्रिंग पास करेंगे ये डबल कोट्स के अंदर होगा। यहाँ भी डबल कोट्स है, यहाँ भी डबल कोट्स है। दोनों तरफ डबल कोट्स लगा हुआ है। डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे, तो जब प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को विदाउट डबल कोट्स स्क्रीन पे फ्लैश कर देगा। ठीक है, तो पहले तो प्रिंटफ का एक ये रोल होता है, बाकी एक दूसरा होता है, अभी दूसरे प्रोग्राम में आप देखोगे या अगले टर्न पे देखोगे। तो फिलहाल अभी ये लिखा हमने, तो ये सिंपली क्या करेगा, स्क्रीन पे ये फ्लैश कर देगा। अब
ये प्रोग्राम लिखने के बाद फाइल सेव करने की बात होती है। सेव पे आप क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे सेव बटन, ठीक है। ये पहले से नाम दिया गया था तो x.c आ गया। अगर नाम हम बदलना चाहते हैं, हम बदल दें, नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ नाम बदलेंगे। तो सपोज करो हमने ABC दिया, और ABC के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है एक्सटेंशन, हम CPP भी दे सकते हैं और C भी दे सकते हैं। तो अभी हम C एक्सटेंशन दे रहे हैं सपोज करो, ठीक है। देखिए ABC.c हो गया। अब इसको रन कराइए। रन कराने के लिए माउस पॉइंटर भी यूज हो रहा है, तो आप इस पर रन पे सीधे क्लिक कर दें, या आल्ट के साथ ये पहला कैरेक्टर जो रेड दिखाई दे रहा है वो आल्ट के साथ आप करेंगे तो मेनू हाईलाइट हो जाएगा। और इसके आगे ये आपको शॉर्टकट दिया हुआ है, ये क्या है, कंट्रोल F9, तो कंट्रोल F9 करोगे तो भी रन कर जाएगा। रन कराने का जो सबसे आइडियल तरीका है, पहले आप कंपाइल करो प्रोग्राम को। तो कंपाइल करो तो कंपाइल करके बताएगा कि उसमें एरर है कि नहीं। अगर एरर नहीं है तो फिर दोबारा रन करो, ठीक है। और आप जब सीधे रन करते हो तो पहले कंपाइल करता है और उसके बाद रन करता है, इसलिए आपका काम हो जाता है। तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप रन करते हो, लेकिन पहले हम लोग कंपाइल भी देखें क्या करता है। तो कंपाइल जब करेंगे तो क्या होगा, ये कंपाइल हुआ, ठीक है। एक एरर आ गया। अब देखिए एरर क्या आया है, एंटर करिए। इसमें अभी पैरामीटर सेट करने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे डायरेक्टरी, आउटपुट डायरेक्टरी यहाँ पे सेट करना होता है हमें। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, फिर इसको रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अभी ये डायरेक्टरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे दो तरीका था उसको ठीक करने का। या तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसको मैं चेंज करता है अकॉर्डिंग टू कि जहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा स्टोर हुआ है, या इसके अकॉर्डिंगली हम इस प्रोग्राम के लोकेशन को चेंज कर दें। तो हमने इस पूरे फाइल को शिफ्ट कर दिया है इस टर्बो C3 नाम के डायरेक्टरी में, तो इसलिए अब इसी स्ट्रक्चर पे रन कर जाएगा। तो अब अगर हम कंपाइल कराते हैं इसको, तो अब देखिए एरर 0 आ रहा है, वार्निंग आ रहा है। तो प्रोग्रामिंग में वार्निंग जो आ रहा है, अगर उसको नहीं दूर करते हैं तो भी आपका प्रोग्राम रन कर जाता है। उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वार्निंग भी दूर हो जाए, और वार्निंग भी दूर हो जाते हैं। आगे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको समझेंगे कैसे दूर करते हैं। फिलहाल अभी हम वार्निंग दूर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू दिया हुआ है, तो ये जो भी फंक्शन हम लिखते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना ही करना चाहिए, और वो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसका डेटा टाइप हमें लिखना पड़ता है। तो इसलिए वार्निंग दे रहा है। ये नहीं भी हटाएंगे तभी प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा। पहले मैं ऐसे रन करा दूँ, आपको दिखा दूँ। ये देखिए प्रोग्राम रन कर गया। अब वार्निंग मैसेज भी अगर आप हटाना चाहते हो, अभी से समझना चाहते हो, तो रिटर्न टाइप यहाँ पे वाइड लिख दिया। वाइड एक कीवर्ड है। अब पहले हम लोग इसको कंपाइल करा, देखिए वार्निंग 0 आ गया। तो ये इसलिए आ रहा था। तो कोई भी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इट मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। और जब भी फंक्शन हम लिखेंगे तो एक वैल्यू अगर वो रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप हमें फंक्शन के पहले लिखना पड़ता है। तो फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है उसका डेटा टाइप हम लिखते हैं। अगर हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा, हम वाइड लिखते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, और ये कीवर्ड है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीवर्ड वाइड। तो आप लिख दोगे कि अगर फंक्शन के कीवर्ड वाइड अगर किसी फंक्शन के पहले आप यूज कर रहे हो, इट मीन्स योर फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न ए वैल्यू। जब फंक्शन से आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना तो उसको पहले वाइड लिख देते। तो वाइड लिख दिए तो अपने वो कंपाइलेशन मैसेज भी दूर हो गया, ठीक है। अब इसमें जब आप रन करा रहे हो तो एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। जैसे रन किया, अब आप आउटपुट देखें तो यहाँ बहुत सारे लाइन दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहोगे कि स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिखाई दे, केवल आपका करंट आउटपुट दिखाई दे। तो एक लाइब्रेरी फंक्शन फिर पिक्चर में है, CLR SCR को हम पढ़ते हैं क्लियर स्क्रीन। ये क्या करेगा, जो भी आउटपुट स्क्रीन है बिफोर गिविंग द आउटपुट उसको क्लियर कर देगा, क्योंकि ये पहले लिखा है। अगर इसके बाद लिख दोगे तो क्या होगा, ये आउटपुट डिस्प्ले होगा, उसके बाद स्क्रीन क्लियर कर देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये क्या करेगा, पिछले आउटपुट को पहले क्लियर करेगा फिर ये दिखाएगा। तो हमें इसको पहले ही लिखना है। अब आप रन करिए। जब रन करते हो तो कंपाइल अपने आप हो जाता है। ये हो गया। Alt F5 करेंगे तो आपको केवल एक आउटपुट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं।
अब ये जो सेव करने की बात हो रही है, जैसे abc.c से आपने सेव किया है, हम इसको चाहें तो abc.cpp, अब ये नाम बदल गया, दूसरा एक्सटेंशन हमने दे दिया, C++ एक्सटेंशन से कर दिया। अब अगर हम रन कराएं तो क्या होगा, एरर आएगा, 2 एरर आ गया। अभी तक सी एक्सटेंशन के साथ कोई एरर नहीं आ रहा था, तो क्या एरर आया, एक आया फंक्शन CLR शुड हैव प्रोटोटाइप एंड फंक्शन printf शुड हैव प्रोटोटाइप। तो पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है। तो जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं उसको कॉल करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और जो प्रॉपर तरीका होता है उसमें ये चीज़ें डिफाइन होती है कि जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगी, उसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, और जो आर्गुमेंट पास किए जाएंगे उनका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे CLR SCR में एक भी आर्गुमेंट नहीं पास हो रहा है, इसमें सिंगल आर्गुमेंट पास हो रहा है, और ये किस तरह का आर्गुमेंट पास हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये सारा कुछ फंक्शन का जो सिग्नेचर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, और ये एक पर्टिकुलर फाइल में डिफाइन होता है जिनको हम हेडर फाइल्स कहते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि कई लाइब्रेरी फंक्शन का प्रोटोटाइप एक ही हेडर फाइल में मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग हेडर फाइल हैं। तो अब आपके सामने, और उन हेडर फाइल को आपको बिल्कुल बिगनिंग में इस वॉइड मेन के ऊपर भी इंक्लूड करना पड़ता है, उसके लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं इंक्लूड, और उसके बाद हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। अब आपके सामने समस्या ये है कि हेडर फाइल कौन सा किसका है ये कैसे जानेंगे। तो जैसे CLR SCR है, इसका हेडर फाइल कौन सा है, तो कर्सर CLR SCR में किसी एक कैरेक्टर के नीचे लेते आइए और कंट्रोल और F1 की प्रेस कीजिए, प्रेस किया, CLR SCR का हेल्प आ गया, इसमें पूरा ये लिखा हुआ है जो आप कह रहे थे कि क्लियर स्क्रीन करता है। और conio.h क्या हो गया, हेडर फाइल का नाम हो गया जिसमें आपका फाइल मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, तो लिखने का तरीका होता है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट कॉन आईओ मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब प्रिंटफ का क्या होता है, हेडर फाइल देख लीजिए, कंट्रोल F1 फिर करिए, तो 2 दिया है, कॉन आईओ डॉट एच और stdio, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉन आईओ डॉट एच लिखे ही हो, कंपाइल करो, एरर अभी दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब stdio.h आपको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। stdio.h का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर होता है, ये हो गया, ठीक है। आप कंपाइल करिए, तो 0 हो गया, रन करिए, करिए, दिखा दिया आपको। तो अब इसमें क्या चीज़ हो रहा है कि एक आपको डिफरेंस पता चला कि अगर आपने प्रोग्राम C एक्सटेंशन के साथ सेव किया हुआ है तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रोग्राम को CPP एक्सटेंशन के साथ सेव किया हुआ है तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना कंपलसरी है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि आप एक प्रैक्टिस बनाएं, चाहे आप C एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव करें, चाहे C++ एक्सटेंशन के साथ करें, कोशिश ये करें कि हेडर फाइल दोनों में इंक्लूड करें। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ये हटा देता हूँ मैं, आपने लिखा रिजल्ट इजकल टू %f sqrt4। sqrt फिर से क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, और जो भी नंबर हम देते हैं उसका स्क्वायर रूट ये रिटर्न करता है, और स्क्वायर रूट आपको डबल में रिटर्न करता है, फ्लोट भी हम लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेडर फाइल आपने इंक्लूड नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली ये एरर देगा। देखिए हेडर फाइल जानना है, math.h होता है, आप चेक भी कर लें, यहाँ पे कर्सर रखें,
इसके नीचे और कंट्रोल F1 करिए, math.h लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। math.h जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन है उसके लिए हेडर फाइल होता है। अब आप रन कराइए, दे देगा, Alt F5 करिए, कितना दे दिया, 2 दे दिया, दिखाई दे रहा है। अब सपोज कीजिए कि इसको हम लोग abc.c नाम से सेव कर देते हैं, ओवरराइट करते हैं, ओवरराइट कर दीजिए, रन कराइए, फिर Alt F5, 2 दे रहा है, ये भी सही दे रहा है। अभी आपको बताया हमने कि हेडर फाइल सी में ना इंक्लूड करें तो भी चलेगा, तो ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। रन करिए, 2 हटा दिए हमने, 1 रखा हुआ है, तब भी रिजल्ट 2 दे रहा है, ठीक है। मतलब उन दोनों के हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको भी हटा दिए, कंट्रोल वाई से पूरी लाइन डिलीट हो जाती है, डिलीट कर दिया। अब रन कराइए, Alt F5 करिए, क्या गया, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्लियर कट रूल नहीं बना फिर कि सी में हेडर फाइल ना इंक्लूड करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब आपको दिखाई दिया कि 2 हेडर फाइल इंक्लूड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैथ से रिलेटेड फंक्शन के लिए आपने हेडर फाइल अगर नहीं इंक्लूड किया तो रिजल्ट आपका गलत आएगा। तो फिर अब कहाँ तक याद रखेंगे कि किसके लिए करें किसके लिए ना करें। आप प्रैक्टिस ये बनाएं कि हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल एक तरीका हमने बताया कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, और बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, और 1-2 लाइब्रेरी फंक्शन जो इसमें आए वो हमने कवर किए। अभी इसके आगे जब हम लोग शुरू करेंगे, कम से कम 4-5 लेक्चर, 4-5 सेशन आपका जो चलेगा, अब इस चीज़ें आपसे छटक के इधर उधर भागेंगी। अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। 4-5 सेशन आप लगातार अगर देखते रहोगे पूरा लेक्चर, तो उसके बाद फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगी और प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि अभी आपको फर्स्ट टाइम जब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और प्रोग्रामिंग सीखने में अगर मुश्किल हो रही है तो आपको बहुत परेशान करेगा। तो आपको एक धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ जो भी सेशन आपका चलता है उसको पूरा आप देखते रहें और समझने की कोशिश करें। और अभी आपको कहीं से बुक्स वगैरह रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लगातार ये 4-5 लेक्चर आप देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कंडीशंस हैं कि ये ऐसे किया जाए, अगर ये कर दे तो क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये समझ में आना शुरू होगा। फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, प्रोग्राम आप खुद भी करेंगे और फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जब करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो वो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको आप बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें कि लोग बेनिफिटेड भी हों और मेरा भी मोरल हाई होगा जब ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।